गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कृषि की अवस्थितिकी के निर्धारण पर वॉन थ्यूनन के मॉडल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एग्रीकल्चर की अवस्थिति विभिन्न फिजिकल और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर पर निर्भर करती है, जैसे कि जियोलॉजी, टेरेन, क्लाइमेट, सॉयल, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, लेबर अवेलेबिलिटी, सोशल कस्टम, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस प्रकार वेरियस फैक्टर होते हैं जो कृषि की अवस्थिति की निर्धारित करते हैं। तो उन्हीं जो कृषि की अवस्थिति के ऊपर जर्मन इकोनॉमिस्ट जॉन हेनरिच वॉन थ्यूनन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया नियर अबाउट 1825। तो आज हम उस मॉडल का अध्ययन करेंगे। वॉन थ्यूनन ने अपने एक टेलो नाम के फार्म नियर रोस्टक इन मैक्लेनबर्ग, जर्मनी, तो वहाँ पर लगातार अपने फार्म पर कृषि क्रियाकलापों का अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, और उन्होंने कुछ निर्धारित पूर्व मान्यताओं के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया। एग्रीकल्चर की विभिन्न एक्टिविटी या क्रियाकलापों का अवस्थिति निर्धारक करता है। तो आज हम उस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो वॉन थ्यूनन ने सबसे पहले जो मॉडल दिया, वह मॉडल एक नॉर्मेटिव अप्रोच का था। नॉर्मेटिव अप्रोच का अर्थ हुआ कि जिस पर एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोच, जिनका अर्थ है कि जो पूर्व मान्यताओं पर आधारित होकर वो अप्लीकेबल होगा। तो वो बेसिक जो वॉन थ्यूनन ने दिया, उसका उद्देश्य क्या था, आइए हम उसके दो पर्टिकुलर उद्देश्यों की स्टडी के लिए उन्होंने अपना मॉडल निर्धारित किया। मॉडल 1 में उन्होंने बताया द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप डिक्लाइन विद डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। यानी कि आप देखेंगे तो फसल के जो प्रतिरूप की गहनता है वो मार्केट से डिस्टेंस के साथ साथ कम होती जाती हैं एज इनपुट के रूप में, लाइक मनी, लेबर, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वाटर, पेस्टिसाइड, ये सभी जो है उस पर जो लागत है वो कम होती जाती है। उसके मॉडल 2 में उन्होंने बताया द टाइप ऑफ लैंड यूज वेरी विद डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट के साथ दूरी बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो लैंड यूज का प्रतिरूप है वो चेंज होता जाता है। तो एक जैसे कि आप जानते हैं, एक नॉर्मेटिव स्टडी है। नॉर्मेटिव स्टडी में उन्होंने कुछ अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताएं रखी, ताकि ये मान्यताएं अगर पूरी होंगी तब यह थ्योरी एप्लीकेबल होगी। उन्होंने कहा एक एग्रीकल्चर रीजन होना चाहिए जो आइसोलेट हो, जिसमें एक ही मार्केट हो, वही मार्केट उसको सर्व करे, एक प्रकार की भूमि हो, एक प्रकार का क्लाइमेट हो, और एग्रीकल्चर जो एरिया है वो होमोजीनियस हो, एक ही सिटी हो, एक ही प्रकार का परिवहन मोड हो जिसको हॉर्स कार्ट दिया है, परिवहन कॉस्ट, डिस्टेंस और वेट के प्रोपोर्शनल हो, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ साथ वह सेम रेट से बढ़े और इसी तरीके से वेट के साथ भी सेम रेट हो। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और एवरीवेयर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक समान हो, लेबर भी इक्वल मात्रा में हो, स्टैटिक इकोनॉमी हो पूरे क्षेत्र की। तो इस प्रकार उन्होंने विभिन्न अलग अलग प्रकार की पूर्व मान्यताएं दी, अजम्पशंस दी। ये अजम्पशंस अगर अप्लीकेबल होगी तो ये वॉन थ्यूनन का मॉडल अप्लाई होगा।
तो उनका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो इकोनॉमिक रेंट, जिसको आगे चलकर लोकेशन रेंट भी कहा गया, उसके आधार पर उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सी फसलें मार्केट के नज़दीक होंगी, किस प्रकार का फसल कम्बिनेशन मार्केट के साथ डिस्टेंस बढ़ने पर कैसे कैसे वो चेंज होता रहेगा। तो बेसिकली ये लोकेशन रेंट क्या है? जो लोकेशन रेंट एक मेजरमेंट है पर यूनिट ऑफ एरिया, पर यूनिट ऑफ एरिया लैंड यूज प्रोड्यूस डिफरेंट नेट रिटर्न। यानी कि आप देखेंगे तो जो भूमि है वो प्रत्येक यूनिट आप देखेंगे आउटपुट जो देगा उसका वेरी करेगा। अब ये लोकेशन रेंट क्या है? बेसिकली उसके आउटपुट को मेजर करने का एक फॉर्मूला उन्होंने दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने लोकेशन LR लोकेशन रेंट आपने देखा YM-C-YTD। अब यहाँ पे आप देखेंगे Y यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड को दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। M मार्केट प्राइस को पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। C प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जिसको फसल को पैदा करने में पर यूनिट जो प्रोडक्ट कॉस्ट आए उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट देंगे, एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यानी कि C से हम यहाँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को क्या रखेंगे? अलग। T ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट डिस्टेंस आएगा, और D आएगा कि डिस्टेंस कितना है मार्केट से उसका। तो इस प्रकार इन्होंने आप देखेंगे एग्जाम्पल दिया है, और आप देखेंगे कि डिफरेंट जो अलग अलग क्रॉप का और अलग अलग जो क्रॉपिंग पैटर्न हो, चाहे वो अलग अलग एरिया हो, उसका लोकेशन रेंट अलग अलग मिलेगा। यानी कि हर एक क्षेत्र पर भूमि का जो पर यूनिट ऑफ भूमि जो आउटपुट है वो अलग अलग है। अब ये मेजरमेंट के आधार पे ही निर्धारित होता है कि किस प्रकार का कम्बिनेशन जो है वो मार्केट के नज़दीक रहेगा। तो आते हैं हम मॉडल 1 पे, जिसमें बताया गया था कि इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्शंस will decrease with the distance from increasing in the distance from the market। अगर आप देखेंगे, अगर डिस्टेंस मार्केट से हो रही हैं तो इंटेंसिव मार्केट के नज़दीक होगा, जिसमें हम अधिक मात्रा में इनपुट रखेंगे, और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर्स वो दूर होगा। यानी कि मार्केट से अधिक दूरी पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्यों होगा? क्योंकि देखेंगे तो जो मार्केट के नज़दीक अगर हाई प्रोडक्शन होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगेगा और वहाँ पे उसका लाभ अधिक होगा। अगर दूर से अधिक प्रोडक्शंस लेकर आया जा रहा है तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? अधिक से उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो उसके होने वाले लाभ को, नेट आउटपुट को बैलेंस करेगा। इसलिए जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर आप देखेंगे वो मार्केट के नज़दीक की जाती है, और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मार्केट से थोड़ा डिस्टेंस के साथ की जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा जो मॉडल था उन्होंने दिया कि क्रॉप जो थ्योरी है वो लैंड यूज के साथ वेरी करता है। उन्होंने यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने दो दिया है, क्रॉप A एंड B। अब ये कहते हैं कि दो अलग अलग, ये निर्भर करेगा कि क्रॉप का कैसा नेचर है, वो बल्कि टाइप है, उसका प्रोडक्शन कितना है, मार्केट प्राइस क्या है, ये सभी फैक्टर मिलकर उसको निर्धारित करेंगे कि क्रॉप कौन सी मार्केट के नज़दीक होगी और कौन सी दूर। आप अगर देखेंगे कि विभिन्न क्रॉप्स का जो लोकेशन रेंट भिन्न भिन्न होता है, तो इसलिए उनका जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो मार्केट के डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होता जाएगा। इन्होंने दो केस दिए यहाँ पे, आप देखेंगे क्रॉप A एंड B। यहाँ पे सेम प्रोडक्शन कॉस्ट है और यील्ड भी सेम है, यानी कि उनका उत्पादन भी सेम है और उनके ऊपर आने वाले प्रोडक्शन कॉस्ट भी सेम है, परंतु ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट और मार्केट प्राइस क्या है? अलग है। और उन्होंने कहा है कि A इज मोर कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट कॉस्ट
एंड हाइयर मार्केट प्राइस। ए अगर ज़्यादा मार्केट प्राइस रखती है और हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है तो उसका लोकेशन रेंट तीव्रता से गिरेगा और वह मार्केट के नज़दीक होगी इन कंपेयर टू बी। इसी प्रकार उन्होंने एक और केस स्टडी किया, उसमें तो यील्ड और प्रोडक्शन कॉस्ट सेम था। अब केस बी में उन्होंने दो फसलें ली के एंड जे। अगर आप देखेंगे सेम प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये दोनों प्रोडक्शन भी सेम है और इनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी सेम है, पर मार्केट प्राइस और यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड डिफर करता है। इफ जे हैज ए हाइयर यील्ड एंड लोअर मार्केट प्राइस देन के। अब ये कहता है कि जे अगर ज़्यादा प्रोडक्शन लेती है और मार्केट प्राइस में लो बिकती है मार्केट में के कंपैरिजन में, तो जे मार्केट के नज़दीक उगाया जाएगा, के अधिक दूरी तक, क्योंकि वो बल्कि आइटम है, मार्केट में उसका प्राइस कम है। जैसे ही उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा और वो बढ़ा हुआ कॉस्ट उसके नेट आउटपुट को कम कर देगा। तो इस केस में आप देखेंगे कि जे नज़दीक उगाई जाएगी के कंपेयर में। तो उन्होंने इस प्रकार दो मॉडल अलग अलग दिए कि जो लैंड यूज है वो मार्केट के डिस्टेंस के साथ साथ उसका प्रतिरूप बदलता जाता है, चेंज होता जाता है। दूसरा उन्होंने दिया था कि जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है वो लैंड यूज के करीब, यानी कि इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है वो मार्केट के नज़दीक होगी। अब उन्होंने अगले केस में बताया है कि लगभग 6 अलग अलग प्रकार की पेटियां आप देखेंगे इस तस्वीर में। आप दिखा रहे हैं कि सेंटर में अगर मार्केट है तो उसके अलग अलग एरिया में या मार्केट से डिस्टेंस बढ़ने के साथ अलग अलग प्रकार की पेटियां पाई जाती हैं। तो कंसेंट्रिक जोन में होंगी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो मार्केट है, मार्केट के बिल्कुल नज़दीक आपको देखोगे तो गार्डनिंग और मिल्क प्रोडक्शन की होगी। दूसरी कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, कंसेंट्रिक में मिलेगा फायरवुड एंड लंबर प्रोडक्शन। तीसरे में क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो एंड पास्चर लैंड। फोर्थ में आएगा क्रॉप फार्मिंग विद फैलो एंड पास्चर लैंड। और थ्री फील्ड सिस्टम पाँचवें में, और छठे में आएगा लाइव स्टॉक। अब इन्होंने इसका ये भी बताया कि कितने डिस्टेंस पे होगा, कितना परसेंटेज ऑफ द टोटल रीजन का उस क्रॉप पर्टिकुलर क्रॉप के अंतर्गत आएगा। आप देखेंगे पहली जोन में उन्होंने दिया कि मार्केट होगा जो 0.1 किलोमीटर का रेडियस में होगा। अब उसकी चारों तरफ एक पट्टी होगी जैसे इसमें दिखाया गया है। इसके चारों तरफ जो सेंटर की मार्केट है उसके चारों तरफ ये एक पट्टी होगी। उसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा जो 0.1 से, जिसकी जो सेंटर से 0.1 किलोमीटर से 0.6 किलोमीटर तक डिस्टेंस होगी। और उसमें फसलें जो हैं वेजिटेबल्स, मार्केट गार्डनिंग और मिल यानी कि डेयरी और ट्रक फार्मिंग जैसी ये एक्टिविटी इसमें होंगी। उन्होंने जो इसका 1% एरिया टोटल रीजन का वो अपने अंदर रखेगी। नंबर दूसरा जो सर्कल है या दूसरी कॉन्सेंट्रिक जोन में जो होगा, उन्होंने फायरवुड और टिम्बर की एग्रीकल्चर होगी जो 0.6 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर मार्केट से दूरी पर होगी और ये टोटल रीजन का 3% एरिया रखेगी। अब इसमें क्या होगा कि मार्केट में आप देखें, मार्केट में उस समय 1826 के आसपास के समय पर्टिकुलर लकड़ी पर जो फायरवुड का लकड़ी पर निर्भरता थी खाना भोजन पकाने के इत्यादि के लिए, तो इसलिए वहाँ पे लकड़ी की डिमांड मार्केट में रहती थी। तो दूसरी जोन में लकड़ी या फायरवुड और टिम्बर का एग्रीकल्चर किया जाता था, क्योंकि दूर से लकड़ी एक बल्कि आइटम था, दूर से लेने में उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता था और उसका रेट कम था। तो इस करके दूसरे जोन में उगाए जाने वाले थे। अब तीसरे में फिर उन्होंने बताया कि 3.5 से 4.6 किलोमीटर दूरी पर मार्केट से होगा। इसमें 6 ईयर रोटेशन प्रणाली होती है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है विदाउट एनी फैलो लैंड, और ये भी 3% एरिया टोटल रीजन का रखेगी। और नंबर 4 पे उन्होंने कहा कि जो मार्केट से बढ़ने के साथ साथ थोड़ी एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव होती जाएगी
और ये एरेबल विद लॉन्ग ले यानी कि 4.6 किलोमीटर से 34 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फोर्थ होगा, और लगभग 30% एरिया टोटल रीजन का ये रखेगी। इसमें 7 ईयर रोटेशन होगा, 7 ईयर रोटेशन होगा और एक फैलो लैंड भी होगी और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होगी। अब नंबर 5 जोन पे आप जाओगे तो 34 किलोमीटर से लेकर 44 किलोमीटर तक की डिस्टेंस की जो पेटी होगी मार्केट से, उसमें एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाएगा। और 3 फील्ड सिस्टम का अर्थ क्या है कि इसमें एक पे पास्चर यानी कि चारागाह होगी, एक फैलो लैंड के रूप में रहेगा और एक पे फसल होंगी। तो 3 पर्टिकुलर फील्ड सिस्टम इस एरिया में पाया जाएगा, एक्सटेंसिव एरिया में। और छठा होगा जो वो 44 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, जो 37.9 यानी कि लगभग 38% टोटल एरिया का रहेगा। और वो लाइफ स्टॉक रेंचिंग या एनिमल जो प्रोडक्ट हैं वो इस प्रकार के जो क्रियाकलाप एग्रीकल्चरल जो क्रियाकलाप हो उसमें होंगे। और उन्होंने कहा कि बियॉन्ड 100 किलोमीटर टोटली वेस्ट लैंड और जो भी एग्रीकल्चर के सूटेबल नहीं होगी। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि इस प्रकार की परिस्थितियां अगर होंगी तो इस मार्केट से डिस्टेंस बढ़ने के साथ इस प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न पाया जाएगा। परंतु उन्होंने अपने इसमें 2 मॉडिफिकेशन दिए हैं। 2 मॉडिफिकेशन का अर्थ क्या है कि अगर उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ जो अगर कोई नदी बहती है तो ये कॉन्सेंट्रिक जोन जो है मार्केट के पैरेलल हो गए, जिस प्रकार मार्केट के सराउंडिंग में थे इसी प्रकार नदी के पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो वाटर के द्वारा होने के जरिए घोड़ा ट्रक या घोड़ा हॉर्स कार्ट के बजाय आप देखेंगे तो लगभग वो 10% रह जाएगा कम होकर। तो इसलिए उसके चारों तरफ या फिर कोई एक ऐसा दूसरा सिटी उसी रीजन्स में अस्तित्व में आता है तो यही कॉन्सेंट्रिक जोन्स जो एग्रीकल्चर के पैटर्न के वो उसके चारों। तो इस प्रकार उन्होंने 2 मॉडिफिकेशन इसमें बताएं। अब आते हैं इसका अप्लीकेबल क्या है इस थ्योरी में। अगर आप देखेंगे इसका क्रिटिकल आलोचनात्मक आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने बताया होमोजेनियस रीजन होना चाहिए जिसमें मिट्टी की उपजाऊ फर्टिलिटी और ये समान होनी चाहिए, क्लाइमेट समान होना चाहिए, सभी प्रकार की फिजियोग्राफिक समान होना चाहिए। तो वैश्विक स्तर पर कोई भी एक ऐसा प्लेस होना ही मुश्किल है जिसमें ये सभी समानता, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता से लेकर सभी प्राकृतिक दशाएं चेंज होती रहती हैं। Wonthionen assumed that there are no spatial variation of soil type climate within the isolate state, not only in the uniformity rare over large area, but as the real cost transporting from product have fallen. So the advantage offered by optimum climate or soil have increased the concentration of the production of the such area। अगर आप देखेंगे जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो डिस्टेंस के बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं होता है, उसकी जो रेट ऑफ पर किलोमीटर जो कॉस्ट है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती हैं। तो लोकेशन रेंट में उन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में पर्टिकुलर्स जो लैंड का कॉस्ट है उसको एक्सक्लूज रखा कि लैंड किस प्रकार का होगा। ये सभी परिस्थितियाँ उस पर इसलिए ये अप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं। और क्रॉप का जो यील्ड है, यील्ड भी फिक्स नहीं रहता, वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, वेदर की कंडीशंस और उसमें फ्लक्चुएशंस होता रहता है। और आज के दिन में जो ट्रांसपोर्ट का पर्टिकुलर उन्होंने मोड बताया है, दूसरे जो ट्रांसपोर्ट तीव्रगामी हैं उन्होंने उन जो कंसेंट्रिक बेल्ट्स को विस्तृत एरिया तक विस्तार दे दिया है। तो इस प्रकार पाएंगे कि आज जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं, इसकी अप्लीकेबिलिटी इतनी उच्च मात्रा में नहीं रही है, परंतु फिर भी वोंथ्योनेन ने एग्रीकल्चर के पैटर्न किस प्रकार क्या क्या फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या होता है उस विषय में एक
विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया और इस विषय पे इसके आधार पे अनेक प्रकार की स्टडी हुई। ये कई जगह अप्लीकेबल हुआ। कई जगह ये भी पाया गया कि आज भी जैसे जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका जैसे राष्ट्र हैं, उसमें जो बड़े बड़े लकड़ी, इमारती लकड़ी की ज़रूरतें होने के कारण, या फिर आप पाएंगे जो डेली प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर्स वगैरह हैं वो मार्केट के नज़दीक पाए जाते हैं। इथोपिया में भी इसका स्टडी किया गया। तो इस प्रकार विभिन्न अलग अलग जगह इस मॉडल के एप्लीकेशंस का स्टडी किया और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है जो कृषि भूगोल में एप्लीकेबिलिटी रखता है और इस आधार पर अन्य भी आगे एडवांस स्टडी हुई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।